बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं STTV। फ्लड्स बड़े मेहमत हैं, इसमें कोई शक नहीं, और एक के बाद एक उसकी जो है वो लेयर अप जैसे आती जा रही है, एक के बाद एक राउंड जैसे कोई खेल रहा हो। और आ भी सारा साउथ में रहे। हमल लेक जो कि एक बहुत बड़ी लेक है, जिसमें बोलान और झलमक्सी और कीर्थर और इन सब का पानी आके होता है, उसको प्रेशर को सस्टेन ना कर सकने की वजह से उसमें कट लगाया गया और उसका पानी मंचर में आके शामिल हो रहा है, जो कहा यह जाता है कि तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। नाउ इट्स अ स्मॉल सी। लोगों को शायद आइडिया है कि नहीं, लोगों को बल्कि होगा ज़रूर आइडिया इसका, कि जिसे हम कैस्पियन सी कहते हैं, इट्स नॉट अ सी, इट्स अ लेक। बहुत बड़ी लेक है। जिसे हम ब्लैक सी कहते हैं, इट्स अ लेक। और जिस वक्त इतना बड़ा, अब हम ये कह सकते हैं कि नाव खुश्की से घिरा हुआ एक समुंदर है इस वक्त सारा, जिसने इस इलाके को अपने कब्जे, इसको छोटे डैम बना के या इसकी मैनेजमेंट करके इस खतरे को रोका भी जा सकता था अगर 10-20 साल पहले प्लानिंग होती। और ये पानी आज जो तबाही मचा रहा है, इसको एग्रीकल्चर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन शायद मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, गवर्नेंस अच्छी नहीं थी, या फ्यूडलिज्म ने खतरा महसूस किया। अब इस वक्त इसको आगे क्या लेसन लर्न है और इमीडिएटली क्या करना चाहिए, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शफकत मुनीर। डॉक्टर साहब थोड़ा बताएं। देखें, जो अभी जो आपने जिक्र किया ना हमल लेक का, अगर इसका रूट देखें, ट्रेडिशनली हमल से पानी मंछर में पहले भी आता और वो फिर दरिया सिंध में आके फिर वो समुंदर में जाता, रूट तो यही है। लेकिन बात ये है कि आपने सुना था जब बलूचिस्तान में सबसे पहले वहाँ पे सैलाब आया और हमने देखा कि बहुत सारे जो डैम बनाए गए थे, किस तरह बनाए गए थे, छोटे डैम भी थे, वो सारे बस्ट हो गए। उसके बाद ये कि लेक प्रोटेक्ट नहीं हुई, नतीजा हुआ कि इधर से मंछर प्रोटेक्ट नहीं हुई, उधर से वो, और वो जो ट्रेडिशनल रूट से पानी आता तो वो कंट्रोल्ड रूट था पानी का। आपने सही कहा, बिल्कुल वो समंदर की तरह ही था, वो आके फिर मेन समंदर में जाता था। लेकिन हुआ ये कि ना इधर से मंछर झील को ये कंट्रोल हो सका, क्योंकि जाहिर है कि साउथ बाउंड रेन का जो सिस्टम था वो लोकलाइज था। इतनी रेंज हुई कि वो बस्ट हो गया, और उसके बाद जो लेक है हमल लेक, जो वो अपने ट्रेडिशनल रूट की बजाय स्प्रेड हो गया। और वो इस स्प्रेड आउट के दरमियान बलूचिस्तान और सिंध का जो इलाका है, अभी भी आप देखें कि अभी भी वहाँ से रेन की खबरें आ रही हैं। हमल लेक के सराउंडिंग में रेन हो रही है, सिंध के पार्ट जो मंछर के साथ के इलाके हैं, यानी इन दोनों लेक्स के दरमियान का जो फासला है 100 किलोमीटर का, वहाँ पे अभी भी रेन का सिस्टम बन रहा है और रेंज मजीद आ रही हैं। तो ये स्प्रेड कहाँ जाएगा? अब बात ये कि पानी एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, वहाँ से पानी ऐड अप हो रहा है, तो इसकी वजह से वो एक ऐसी सिचुएशन पैदा होगी जो अनयूजुअल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म दे रही है। अब इस तरह की सिचुएशन में ना वहाँ पे प्रॉपर रेस्क्यू का काम हो पा रहा है। रेस्क्यू इन द सेंस ये ज़रूर हुआ कि हम शायद हेलीकॉप्टर्स की मदद से, कश्तियों की मदद से लोगों को रेस्क्यू कर सके। थोड़ी सी एक डेवलपमेंट जो हुई है, वो मैं ये समझता हूँ कि वी कुड सेव मोर लाइफ्स। थोड़ा सा जो पहले होता, वी कुड हैव सेव मोर लाइफ, तो यानी अभी भी हम कर चुके हैं और मजीद भी हो सकती थी। लेकिन ये कि अगर हम पिछले सैलाब को देखें या पिछले जो डिजास्टर आते रहे, उस वक्त हम इतने वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते थे रेस्क्यू में। अब कम से कम ये कि रेस्क्यू में हमने बहुत ज्यादा लोगों को तो रेस्क्यू किया, लेकिन जाहिर है कि उनकी बिलोंगिंग खत्म हो गई, उनके कैटल खत्म हो गए, उनके जो सीड थे स्टोर वो खत्म हो गए। लाइवलीहुड जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। रेस्क्यू के बाद इमीडिएटली जब हम रिलीफ का काम अभी शुरू हुआ, इसके बाद जब हम रिहेबिलिटेशन की तरफ जाएंगे, तो सबसे बड़ा चैलेंज होगा लाइवलीहुड रिस्टोर करना। मसलन जो जितने यहाँ पे लोग थे, बहुत सारे उनकी लाइवलीहुड जुड़ी हुई है एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक से। ये बताइए कि आपको याद होगा जब जल्जला आया तो उसके बाद एक बहुत बड़ा डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई और सर्वे किया गया, और वो डैमेज नीड असेसमेंट रिपोर्ट जो है उससे पहले आ चुकी हुई थी। उसमें दो चीज़ों को उन्होंने फोकस किया। एक तो हाउसिंग, जो कि ADB ने अर्बन कश्मीर वगैरह में और वर्ल्ड बैंक ने रूरल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है वो फंड दिए और काम हुआ, और उसके साथ ADB ने रिस्टोरिंग लाइवलीहुड्स जो हैं उसके ऊपर भी काम हुआ और वो सारा किया गया। अभी भी अगर आप फ्लड में देखें तो बुनियादी तौर पे ये दो चीज़ें हैं विच हैव बीन वॉश्ड अवे,
कि लाइवलीहुड और हाउसिंग हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन अभी तक कोई उस तरह की ना नहीं कॉन्फ्रेंस नहीं हुई नहीं, है इस ना पे कॉन्फ्रेंस तो नहीं हुई है, लेकिन जो असेसमेंट्स हैं, मसलन पिछले 2-3 हफ्ते के अगर असेसमेंट देखें, वो इनिशियल असेसमेंट जो $10 अरब की हुई थी, वो अब तकरीबन 30 और 40 के दरमियान चलेगी, यानी बिलियन 3 डॉलर। जी बिलियन डॉलर। $10 अरब की इनिशियल असेसमेंट थी, जो अब 3 हफ्ते की असेसमेंट जो अभी आई है, अभी हम फाइनल असेसमेंट वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर हो रही है, वो एक फाइनल फिगर जो आएगी वो हमें पता चलेगा। क्योंकि इसमें आप ये देखें कि 2010 के फ्लड और इसमें एक और बड़ा मेजर फर्क क्या है, इसमें अर्बन रेजिलियंस जो है वो बड़ी हमें खतरे में नजर आई। यानी अब सिंध के जितने शहर हैं वो इसमें डूबे, सिर्फ विलेजेस तक नहीं आई है। पहले ये था कि जो ट्रेडिशनल दरिया के रूट पे विलेजेस आ रहे थे वो मुतासर हुए थे 2010 में। अब 2010 की टोटल जो असेसमेंट थी वर्ल्ड बैंक ने जो की थी, वो $10 अरब की थी। अब 3 गुना तो ऑलरेडी हो चुकी है अभी तक की इनिशियल असेसमेंट में, लेकिन अब आगे जो एक्चुअल होगी उसमें जाके हमें जो बड़ा चैलेंज आएगा, खासतौर पे रिहैब और रिकंस्ट्रक्शन में। रिकंस्ट्रक्शन में हमें ये देखना है कि अब जो पैटर्न है क्लाइमेट के, या जैसे इस फ्लड को भी मैं यही कह रहा हूँ कि असल में ये मैनिफेस्टेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज है। फ्लड्स जो हैं, फ्लड इटसेल्फ कोई अलग फिनोमेना नहीं है, उससे जुड़ा हुआ फिनोमेना है, जो कि अब कंटिन्यू होगा। यानी ये ऐसा नहीं कि इस साल, ये आमतौर पे ये होता है कि 6 महीने का रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स रिहेबिलिटेशन, इसके बाद आगे हमने रिकंस्ट्रक्शन और बाकी जाना है। बाय द टाइम ये साइकिल आगे जाएगा, खुदा ना खास्ता ये कंटिन्यू करेंगे प्रेशर जो लोकल बन रहे हैं वेदर के, तो फिर हमें इस सिचुएशन का सामना होगा। अब बड़ा चैलेंज ये है, जो हमें सबसे ज्यादा इसमें इंटरनेशनल सपोर्ट भी चाहिए, वो होगी रिकंस्ट्रक्शन। इस तरह करें कि बिल्ड बैक बेटर का तो एक कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन हमें करना बिल्ड फ्यूचर बेटर। फ्यूचर बेटर में हमने ये देखना कि जो अर्बन रिस्क डेवलपमेंट है उसको अगर हम नहीं समझेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि सेंडाई फ्रेमवर्क में बुनियादी तौर पे रिस्क को समझना जरूरी है। और अब चूंकि अर्बन रिस्क भी इन्वॉल्व है, तो जब तक हम अपनी पॉलिसियों को रिव्यू नहीं करेंगे, रिस्क सेंसिटिव नहीं बनाएंगे डेवलपमेंट को, अर्बन रिस्क डेवलपमेंट जितनी है, उस वक्त तक हम इसको बेहतर नहीं कर सकते। क्योंकि हमने देखा है छोटे या बड़े शहर, उनको अर्बन ही कहेंगे ना, रूरल तो नहीं होंगे। रूरल तो पहले भी उनका एक लाइवलीहुड इससे जुड़ा होता था, अच्छा वो ये बताएं कि जो उसको रिस्टोर कर लेते थे ये मुकामी बताएं कि सतह पे। रहने का तो ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन हाउसेस की होती जाएगी, लेकिन हम ना तो डीमोनेटाइज कर सकते हैं, ना लाइवलीहुड को ख़त्म कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि इनिशियल इंजेक्शन के तौर पे एक बहुत बड़ी कैश ग्रांट देने की जरूरत पड़ेगी? देखिए यहाँ पे ना दो चीजें करनी, एक तो कैश ग्रांट देनी पड़ेगी ताकि मार्केट अप एंड रनिंग हो और लोग अपनी चॉइसेस के मुताबिक अपने आप को रीबिल्ड करें, रिस्टोर करें। लेकिन अब लाइफ स्टॉक का जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि उससे उनकी जुड़ी हुई है इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी। पिछली दफा आपको याद होगा 2010 में भी हमें लाइफ स्टॉक भी एड में आया था। अभी तक मैं कहीं ऐसा नहीं देख रहा कि हम कम्युनिटीज को जाके लाइफ स्टॉक की भी ऑफर कर रहे हो कि आप कैसे रिबिल्ड करेंगे। मसलन जिनकी छोटे छोटे भेड़ बकरी हैं, पाल के गुजारा करते थे, जिनके जानवर थे, एक तो लंपी स्किन की वजह से बहुत सारे जानवर इन इलाकों में ऑलरेडी पेरिश हो चुके हैं और अब फ्लड में हो गए। इसके बाद कैसे होगा? फिर अब इसके साथ हमारी बाकी जो मार्केट जुड़ी हुई है, मीट की मार्केट है, दूध की मार्केट है। पाकिस्तान दूध पैदा करने वाले 5 बड़े मुल्कों में शामिल रहा है। और अब अगर ये इसका जो लाइफ स्टॉक है, इसकी सप्लाई चेन अगर बहाल नहीं होती, नए रिप्लेनिशमेंट नहीं होती, नई ब्रीड्स आएंगी, नए जब हम लेके आएंगे जानवर, पहले भी यही हुआ था कि एडअप हुआ था, उस वक्त तक कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान होगा, जिसमें हमें ये सोचना होगा कि जहां हमें क्लाइमेट मिटिगेशन और एडेप्टेशन की तरफ जाना है, वहीं हमें लाइवलीहुड के भी पैटर्न्स को देखना होगा जब रीबिल्डिंग की तरफ आएंगे इन कम्युनिटीज की। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ जो नए अर्बन सेंटर होंगे या उनकी जगह तब्दील करना और उन्हें क्लाइमेट के मुताबिक बनाना, बल्कि जो लाइवलीहुड है, रोजगार के मौके हैं, उनको भी समझ के तब्दील करके और क्लाइमेट के मुताबिक उस्तवार करना होगा। बिल्कुल। देखें, अब जहां अनफॉर्चुनेटली किसी भी कुदरती आफत में जहां मुश्किलात और चैलेंजेस होते हैं, वहां कुछ अपॉर्चुनिटीज होते हैं। अपॉर्चुनिटीज ये हैं कि अगर हमने रीबिल्ड करना है अपने सिटीज को, तो हम ये देखें कि बिल्कुल वहां दोबारा इजाजत ना दी जाए कि जो वाटर के फ्लो पे बिल्डिंगें बनाई गई, जो हाउसिंग वहां पे की गई,
उसको हम दोबारा वो रिपीट ना करें। दूसरे, हम रेज प्लेटफॉर्म बनाएं, खास तौर पे जो पब्लिक जो बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, म्यूनिसपैलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, और कुछ ऐसी प्लेसेस जो कम्युनिटीज़ में रेज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे वो कम्युनिटीज़ अपना सीड स्टोर कर सकें, अपने फूड को स्टोर कर सकें, लाइफ स्टॉक को रख सकें, और खुद भी वक्त आने पे वहाँ पे मूव कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जिसको हम CBDRM के उसमें लेते हैं, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क ये तो रिडक्शन। बात ठीक है, लॉन्ग रन में तो सिर्फ यही हुआ ना कि उन जगहों पे जहाँ पानी नहीं था तब बहुत ज्यादा पानी आया, बारिश हो जो उसको हम छोड़ भी दें, बहुत ज्यादा पानी आया। ऐसा नहीं कुछ हो सकता कि इस पानी को महफूज या रेगुलेट करने का निज़ाम बनाया जाए और इसकी ड्रेनेज का, ताकि आइंदा सिलसिला चले? बिल्कुल, ये तो लाजमी चीज़ है। इसमें 2 तरीके हैं। एक तो आपको याद होगा, पाकिस्तान रिचार्ज प्रोग्राम शुरू किया गया था। उसमें ये होता है कि बहुत सारे जो पैचेस हैं, जो यानी दरिया के साथ या लेक्स के साथ, ये जो ट्रेडिशनल रूट है, उसके साथ साथ डिफरेंट बेड्स बना दिए जाते हैं, यानी सैंड डाल के ना, उसको सैंड से फिल करके और वो सीपेज उसके अंदर पानी की करा देते हैं। ये वाटर टेबल को भी रिचार्ज करने के लिए इस्तेमाल होता है तरीका, जो पाकिस्तान का प्लान ये बना था। अब इसको मजीद आगे लेके जाने की जरूरत है। दूसरे जो स्मॉल डैम्स हैं, खासतौर पे जिसका हम जिक्र करें, अमन लेक और नीचे मंचर तक जब आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल बोलान डैम बन सकता है। कीर्थर में आप देख लें, बाकी जो नेचुरल फ्लो साउथ में, पहले तो हमारा फोकस सिर्फ नॉर्थ पे रहता था ना डैम्स का, अब साउथ में भी डैम्स बनाने की जरूरत, क्योंकि जो पैटर्न चेंज हो रहे हैं, उसमें अब पानी आया करेगा और बारिश का पानी आएगा। अब वो जो ग्लेशियर वाला जो ट्रेडिशनल मेल्टिंग का, वो तो एक अरसे के बाद शायद वो ना हो, उसके बाद ये बारिश के मुतालिका जो पानी है वो आएगा, उसको हमें हार्वेस्ट करना है। हमारे यहाँ ट्रेडिशन नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मैंने कम्युनिटीज ऐसी देखी है नेपाल में भी, जो अपने घर में आने वाला जो वाटर है ना, उसको हार्वेस्ट कर रहे होते हैं अपनी गार्डनिंग के लिए, अपने और कामों के लिए। वो काम हम भी कर सकते हैं, बड़ा इजी है वो। यानी वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर हम कम्युनिटी लेवल पे लेके जाएं, तो बहुत सारी कम्युनिटीज उसको अपने लोकल लेवल पे स्टोर कर सकती हैं। जो यानी विलेज के अंदर जो भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे उस पानी को इकट्ठा किया जाता है, उसके ड्रेनेज वहाँ ला के रख सकते हैं। इवन अर्बन फ्लडिंग जब हो रही है, तो अर्बन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकती है। यानी बिल्डिंग के ऊपर आप हार्वेस्टिंग स्टेशन बनाएं, उसका एक मॉडल होता है वो बनाएं, और नीचे आप एक एक्स्ट्रा टैंक आपके पास होता है, उसमें उस पानी को स्टोर करें, उसको रिसाइकल कर सकते हैं विद इन अर्बन सेंटर। तो ये सारा जब हम करते हैं ना अर्बन रिस्क सेंसिटिव डेवलपमेंट, वो इसीलिए की जाती है कि आने वाले जो चैलेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज के, उसको निपटने के लिए रिस्क सेंसिटिव डेवलपमेंट, उसको फरोग देने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। ये टॉपिक तो ऐसा है कि अब ये हमारे सर पे मुश्किल आ गई है। बॉटम लाइन इसकी ये है कि वाटर अवेलेबिलिटी को देख के टाउन बनाने की बजाय एक्सेस वाटर को मिटिगेट और देखने के लिहाज से टाउन्स की, यानी कि जो फ्लड वाटर है, ये एक्सेस वाटर है, उसकी मैनेजमेंट को इस तरह करना कि ना सिर्फ वो नुकसान ना पहुंचाए बल्कि यूटिलाइज भी हो जाए। ये अर्बन टाउन प्लानिंग का अब एक ये परमानेंट हिस्सा है। दूसरा ये है कि जो नेचुरल फ्लो चैनल्स थे वाटर के, यानी कि हमल, जैसे कि डॉक्टर शफकत ने बताया कि वो बोलान और कीर्थर से और वो आता था पानी आके करने के लिए, अब ये है कि लेक में आने से पहले भी डैम उसके बनने चाहिए ताकि उनको रोक के बोलान और जो जलमगजी का पानी वहाँ आता था उसको लोकल यूज़ किया जाए। और लोगों को शायद आइडिया नहीं है कि ये नसीराबाद झलमगजी से आगे ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये बिल्कुल वर्जिन लैंड है। अगर इनको केनाल कमांड ये हो जाए तो ये पंजाब की जो केनाल कमांड है उसका अच्छा भला उस मिलता जुलता तो नहीं, बट बड़ा ऐड फूड सिक्योरिटी में भी। तो ये जो डिजास्टर अब आया है ये अब हम पे डिपेंड करता है कि अगले 10-15 साल हम डिलीजेंटली मेहनत करें और इस डिजास्टर को हम फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी पे कन्वर्ट कर लें। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट्स भी दें। अल्लाह हाफिज।